हेलो एवरीवन, आई एम रेनू। वेलकम टू द ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन। जैसा कि हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक डेली हम कर रहे हैं वो ऐसा क्रक्स है कि अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझें और उस वीडियो को देखें तो मैं दावा करती हूं कि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके यूजीसी के एग्जाम में तो आप उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बच्चों, जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया है मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की है, तो जाके आप उसके मीनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम उसी को ही पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग क्या है। जब हम लोग मींस कोई इन्वेस्टर या कोई बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके अक्रॉस बॉर्डर या ग्लोबली फर्म्स में जाता है, अक्रॉस बॉर्डर या फिर ग्लोबली फर्म्स में जाता है, बाहर की कंट्रीज में उनकी इन्वेस्टमेंट में, उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है या फिर उनकी करेंसीज में कन्वर्ट कराता है या करेंसी में इन्वेस्ट करता है, तो उसी को ही आप मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। बट मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग में जब इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर करता है तो कैसे करता है, किस फॉर्म में करता है? देखो, वो किसी प्लांट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो किसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो किसी कंट्री की करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारे वे हैं। वो टेक्नोलॉजिकल कोई कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कोई प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। यहां से अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट पूल को उठा के दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, उसी को ही आप मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। मेनली जो मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग फोकस है आपके कैश फ्लो के ऊपर फोकस है। कैश फ्लो, देखो, जब आप अपनी मनी बाहर भेज रहे हो तो क्या चाहोगे? वहां से अर्निंग चाहोगे। वो अर्निंग किस फॉर्म में होगी? वो अर्निंग आपकी कैश इनफ्लो के फॉर्म में होगी। कौन सी होगी? कैश इनफ्लो के फॉर्म में होगी कि आपको वहां से क्या प्रॉफिट, क्या आपको वहां से इंटरेस्ट के तौर पे या फिर आपको वहां से वहां से आपकी अर्निंग मिल रही है, टोटल प्रॉफिट आपको वहां से हो रहा है। एमसीबी का यही मेन मकसद है। तो एमसीबी को बताने से पहले, एमसीबी के फैक्टर्स को बताने से पहले मैं आपको एमसीबी की अप्रोचेस को बता देती हूँ। एमसीबी की अप्रोचेस दो चीजों पे बेस्ड है। एमसीबी मींस मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग की जो अप्रोचेस है, ये मेनली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी अप्रोचेस कौन सी है। भाई साहब, उलझना नहीं है। इसकी दो अप्रोचेस है, होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जब एमसीबी अपने मनी को किसी प्रोजेक्ट में लगाती है, कोई इन्वेस्टर अपने प्रोजेक्ट को, अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मनी लगाता है, अर्निंग अपनी लगाता है वहां से कैश इनफ्लो लेने के लिए, तो वो तो होम कंट्री का हो गया। ठीक है, मान लीजिए, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री, यहाँ पे दो अप्रोचेस आएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ होम कंट्री और होस्ट कंट्री है क्या। होम कंट्री, मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं अपनी मनी पूल को बाहर की कंट्री में, यूएसए में इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, यूएसए के किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाह रही हूँ, तो मैं अपनी मनी को लेके जा रही हूँ। मींस मेरी मनी है, तो मैं हुई होम कंट्री। मैं कौन सी हुई? होम कंट्री की इन्वेस्टमेंट। एंड कौन सी कंट्री में जा रही है? यूएसए में जा रही है, तो यूएसए हुआ आपका होस्ट कंट्री। क्लियर? होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। होम कंट्री जहां से इन्वेस्टमेंट उठ के जा रही है, जहां से इन्वेस्टमेंट पूल इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है, एंड जहां पे इन्वेस्ट हो रहा है वो है आपकी होस्ट कंट्री। क्लियर? ओके, इसको थोड़ा और क्लियर मैं आपको कर देती हूं। देखो, होम कंट्री जब भी आपको, देखो, मान लीजिए मैंने मनी को इन्वेस्ट किया, मान लीजिए मैं हूं इंडिया और इंडिया का पर्सन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपनी मनी को होम कंट्री में, तो होम कंट्री में रहता हूं, मैंने अपनी मनी को होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं। मैं अपनी मनी को होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं और होस्ट कंट्री जो है वो है यूएसए। क्लियर? यूएसए आपको याद होना चाहिए, अच्छे से समझ लीजिए कि होम कंट्री जहां से इन्वेस्टमेंट पूल उठ रहा है एंड होस्ट कंट्री जिसकी तरफ जा रहा है, जहां पे इन्वेस्ट होने के लिए जा रहा है,
जहां के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने के लिए जा रहा है, वो हो गया आपका होस्ट कंट्री। तो यहाँ पे इंडिया हो गया होम कंट्री एंड यूएसए आपका हो गया होस्ट कंट्री। अब वहां से जो कैश फ्लो होगा, अब वहां से जो कैश फ्लो होगा, क्योंकि हमारा मेन प्रोजेक्ट ही, हमारा मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही क्या है एमसीबी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वहां से हमें कैश फ्लो जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, वहां से टोटल अर्निंग हमें जनरेट करनी है, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपनी मनी को डबल ट्रिपल कर सकें और उस प्रोजेक्ट को हम प्रॉफिटेबल बोल सकें। ओके, ठीक है, ओके मैडम, ये बात समझ में आ गई। अब होम कंट्री ने जो भी इन्वेस्टमेंट पूल यूएसए को दिया, जो भी इन्वेस्टमेंट पूल यूएसए को दिया, अब यूएसए उसको उसके बदले में क्या देगा मैडम, वो उसको कैश फ्लो देगा। क्या देगा? कैश फ्लो। कौन सा कैश फ्लो? कैश इनफ्लो। अब वो कैश इनफ्लो किस फॉर्म में होगा, कौन सी करेंसी में होगा मैडम? वो यूएसए की फॉर्म में होगा, मींस वो डॉलर्स की फॉर्म में होगा। देखो डॉलर्स की फॉर्म में कैसे होगा, अब यहाँ पे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, ये तो मुझे कैश जनरेट करके देगा या फिर मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देगा, वो अपनी करेंसी में देगा। कौन सी? अपनी करेंसी में देगा। अभी किसी कंट्री में पैसा लगाते तो वो तो अपनी करेंसी में ही हमें पेमेंट करेगा ना, ठीक है, वो हमें पेमेंट करेगा अपनी करेंसी में। अब चाहे मैं होम कंट्री में जाके उस करेंसी को, डॉलर को चेंज करके मैं रुपीज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। आई होप आपको ये अप्रोचेस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, क्वेश्चन जब आपको आता है तो आपको पूछा जाता है जो होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री जो होती है, जहां से कैश जनरेट हो रहा है, जनरेट कहां से हो रहा है, कैश फ्लो जनरेट कहां से हो रहा है, वहां से, आपकी होस्ट कंट्री से। आपकी होस्ट कंट्री से जो कैश जनरेट हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा? वो उसी करेंसी में होगा जो आपकी होस्ट कंट्री की करेंसी है। क्लियर? ओके मैडम, थोड़ा सा और बता दीजिए। चलिए बेटा, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। देखो, जब आप होम कंट्री की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो होम कंट्री की नेट प्रेजेंट वैल्यू है, अब देखो जो ये इन्वेस्टर था, इंडिया का जो इन्वेस्टर था, बिजनेसमैन था, उसने क्या किया? अपनी करेंसी को, अपनी होम करेंसी को नेट प्रेजेंट वैल्यू में जब उसने शो किया, उसमें कैलकुलेट किया, तो वो होम करेंसी में ही दिखाएगा। होम कंट्री के इन्वेस्टर ने जब अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू को दिखाया तो कौन सी करेंसी में दिखाया? अपनी होम करेंसी में दिखाया। होम करेंसी कौन सी है उसकी मैडम? उसकी है होम करेंसी रुपीज। क्लियर? ओके मैडम, जब होस्ट कंट्री नेट प्रेजेंट वैल्यू को दिखाएगी तो कौन सी करेंसी में दिखाएगी? वो अपनी होस्ट कंट्री करेंसी में दिखाएगी। क्लियर? वो अपनी होस्ट कंट्री करेंसी में दिखाएगी, मीन्स वो अपने डॉलर्स में एनपी वैल्यू को दिखाएगी। क्लियर? ओके। और आपको पता है, जब भी हम अपना कोई भी मनी कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग ये डिसीजन है कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे रिलेटेड जो इवेल्युएशंस होती है, उसका क्रिटिसिज्म जो होता है, वो हम पहले करते हैं, तब ही हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है? हमारे बहुत सारे मेथड्स है हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू यहाँ पे निकालते हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू निकालते हैं, हम यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के माध्यम से निकालते हैं। तो मीन्स ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करके, पहले से ही इवेल्युएट करके उसके बारे में डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अब मैंने इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में लगा दी, मीन्स होस्ट कंट्री में मैंने अपना मनी यहाँ पे भेज दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब वहां से जो कैश इनफ्लो मेरे पास आ रहा है वो भी मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू को शो करेगा। अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज्यादा दिखा रहा है, इट मीन्स वो प्रोजेक्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। क्लियर? ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टेड डिसीजन। क्लियर? ओके, मैं इसको आगे भी आपको समझाऊंगी। तो मीन्स जब आप अपनी होस्ट कंट्री के, जो आपकी होस्ट कंट्री है जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, वहां से आपको जो कैश इनफ्लो होता है, कैश फ्लो होता है, उसको आप अपनी कंट्री की करेंसी में उसको कन्वर्ट करके
वहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते करते तो आपको पता चल जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट मुझे वाकई में ही प्रॉफिटेबल कंडीशन में रख रहा है या नहीं रख रहा है। अब आपको पहले से ही पता चल जाएगा जब फर्स्ट अर्निंग आपकी आएगी, या फिर आपको स्टार्टिंग में ही इवेल्युएशन करते टाइम पता चल जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में ही इवेल्युएशन करते पता चल जाता है तो द बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे ऐसे मेथड्स हैं जो हमें पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। मैडम कैसे कॉस्टली हो सकता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू में जब आप कैलकुलेशन करते हैं और या फिर आप किसी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे आप रिस्क देखते हैं। मैडम रिस्क क्या हो गया? रिस्क मीन्स वहां की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्या आने वाली है, मीन्स आपको अपनी मनी को इन्वेस्ट करने के बदले में क्या इंटरेस्ट वहां पे आपको मिलने वाला है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कितना टैक्स आपको पे आउट करना पड़ेगा, कितना कुछ आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट करने को, इवेल्युएट करने को मिल जाता है, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन को आप यहाँ पे देख पाते हैं। क्लियर? ओके, ये आपका एमसीबी अप्रोचेस हो गई। अब मैडम थोड़ा सा हम बताते हैं, देखो जब आप मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेते हैं कि मुझे होम कंट्री का, मुझे होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं। सबसे पहला है वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब किसी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज मुझे तो नहीं पता। देखो अगर मुझे अपनी मनी को दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना होगा तो मुझे वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज को अच्छे से देखना होगा। मैडम इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या रोल है? देखो जैसे हमारे इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, हमारी ट्रेड पॉलिसी होगी, हमारी एग्जिम पॉलिसी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो और आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी होगी, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी हैं ताकि हम अपनी कंट्री की यहाँ पे ग्रोथ कर पाए, ठीक है। इकोनॉमिकली उसको हम ऊंचे यहाँ पे ऊपर उठा पाए, ठीक है। ऐसे ही हर कंट्री की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले मुझे ध्यान में रखना होगा वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज को। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से हैं, वो मेरे प्रोजेक्ट को हेल्प कर रही हैं या मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रही हैं, या मेरे प्रोजेक्ट के लिए रिस्क क्रिएट कर रही हैं, या फिर मेरे प्रोजेक्ट के लिए वो रिटर्न क्रिएट कर रही हैं। सब कुछ इवेल्युएशन में यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज को देख के करूंगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक मेन पॉइंट आपका आ जाता है, वहां पे आपको जो एचआर मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, क्या वो आपको इजीली अवेलेबल होगा? क्या आपको वहां पे सप्लाई चेन इजीली अवेलेबल होगी? क्या वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट की जो वहां पे किसी ना किसी तरीके से मीडिया है जो आपके प्रोजेक्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस कराएगा, क्या वो आपको अच्छा या कम कॉस्ट में मिल पाएगा? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको किसी कंट्री में मीन्स होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग सोचने पड़ते हैं। देन उसके बाद आ जाता है वहां का पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट, वहां का पॉलिटिकल रिस्क कैसा है, वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वहां के रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, वहां का लेबर कैसा है, वहां क्या लेबर लॉ कैसे, वहां क्या क्या कंडीशंस हैं पॉलिटिकली जो मेरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे इफेक्ट कर सकती हैं। फिर आ जाता है आपकी एक्सचेंज रेट। देखो मैं तो अपनी ह्यूज मनी को होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हूं। अब ह्यूज अमाउंट को, मैं ह्यूज मनी को होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करने के बाद मैं भी तो यही चाहूंगी जितना मैंने फ्लो दिया है उससे ज्यादा फ्लो मुझे यहाँ पे चाहिए, मींस अर्निंग के तौर पे यहाँ पे मुझे ज्यादा फ्लो चाहिए। तो वहां पे आपको एक्सचेंज रेट वहां पे मैटर करती है कि मुझे वहां पे, जैसे मान लीजिए आपको पता है एक डॉलर की आपको पता है कि $1 के बदले मुझे 90 रुपीज यहाँ पे रुपीज के फॉर्म में देने पड़ते हैं। तो अगर मैं $1 के बदले में 90 रुपीज दे रही हूं तो मान लीजिए, तो अगर मैं $1,00,000 मीन्स $1,00,000 की फॉर्म में वहां पे इन्वेस्ट करती तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे कम से कम $110 यहाँ पे रिटर्न में मिल जाए। होगा ना मेरा ऑब्जेक्ट तो यही होगा कि मैं यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ इतना तो मुझे इतना मिले। और जब मैं इस करेंसी को यहाँ डॉलर मुझे ज्यादा मिलेंगे तभी तो मेरी होम करेंसी में जब मैं कन्वर्ट करूंगी मुझे कैश इनफ्लो होगा, तभी तो मेरी कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी होगी। क्लियर? ओके मैडम, और क्या है? और वहां का टैक्सेशन रेट, वहां पे टैक्स रेट कैसा है? हो सकता है जितना फ्लो मैंने कमाया है, जितना मनी मैं यहाँ पे कमा रही हूं
उसमें से 30% 40% तो मुझे यहाँ पे टैक्स के तौर पे देना पड़े, तो ये मेरी कंपनी के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये भी कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिन इश्यूज को ध्यान में रखकर ही मुझे होम कंट्री से अपनी इन्वेस्टमेंट पूल को उठाकर होस्ट कंट्री की तरफ जाना पड़ता है। पूरा इवेल्युएशन होने के बाद ही आपका मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग में जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, अगर आपने पहले से उसका इवेल्युएशन किया है कि वो आपके लिए, आपके कैश इनफ्लो के लिए, आपके कैश जनरेट के लिए, आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके मार्केट शेयर के लिए, आपके स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा है। क्लियर? ओके मैडम, अब बता दीजिए आप इसके फैक्टर्स लेके आए तो फैक्टर्स क्या है? ओके बेटा, फैक्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। जब मैं होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करती हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, मेरे दिमाग को झंझोल के रख देते हैं ये फैक्टर्स की पैर में मेरे बेड़ा है कि मुझे किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए यही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले इवेल्युएट किया तो मेरे सामने एक लिस्ट आ चुकी है। इन लिस्ट से ही मुझे डिसीजन लेना होगा कि मुझे होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ओके, पहला है आपका रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। मैडम रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है? देखो नाम समझ में आ रहा है, रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस कैसे हैं उस कंट्री के जहां पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए बाउंड्रीज बना रखी है कि बाहर की कंट्रीज के लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपको कैसी अर्निंग देगा और आपके लिए दूसरी कंट्री के लिए, मीन्स आप तो होम कंट्री के हुए, दूसरी कंट्री के लिए वो प्रोजेक्ट किस तरीके से बाउंडेशन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो उस कंट्री के जो रूल रेगुलेशंस हैं हेल्पफुल है या नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। लोकल लॉज कौन से हुए? जो होस्ट कंट्री के लॉज हैं, रेगुलेशंस है, लेबर लॉ हो गया आपका, ठीक है, वहां की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, तो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस है जिनको ध्यान में रखकर ही आपको अपने प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन है राइवल, मीन्स आपका कंपटीशन। देखो जब आप किसी होस्ट कंट्री में जाते हैं तो पहले से डेवलप कंट्री, अब बात हम बार बार यूएसए की कर रहे हैं, यूएसए तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, अब मैं अपने मनी को लेके वहीं के किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने जा रहे हूं। भाई साहब ठीक है, आप किसी प्रोजेक्ट को वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट में कोई नया प्रोजेक्ट आपने वहां पे लॉन्च किया है, तो सबसे पहले ये सोचिए जिस मार्केट में आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिस प्रोजेक्ट में आपने अपनी मनी को वहां पे क्रिएट किया है, वहां पे इन्वेस्ट किया है, उसके राइवल्स कौन कौन से, उसके राइवलरी कंडीशंस कैसी, कितने कंपटीटर उसके ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, कितने कंपटीटर आपके प्रोजेक्ट से बेटर सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये सब चीजें भी आपके यहाँ पे देखनी जरूरी है। फिर कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, जब आप एमसीबी बजटिंग के बारे में सोचते हैं, होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको होस्ट कंट्री का कल्चर पता होना चाहिए, वहां के लोग किस टाइप के प्रोजेक्ट को किस टाइप से वहां पे बिहेव करते हैं, किस टाइप से उनका लाइफस्टाइल है, किस टाइप से उनकी एजुकेशन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप अपने प्रोजेक्ट में अपनी मनी को वहां पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। वहां की लैंग्वेजेस क्या है? देखो अब हम होम कंट्री के होस्ट कंट्री के हो गए तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस हो जाएगी, मीन्स 2 लैंग्वेजेस हो जाएंगी, एक तो हमारी इंडियन लैंग्वेज एंड आपके यूएसए की लैंग्वेज, ठीक है। तो दोनों में तो थोड़ा सा तो राइवल होगा, दोनों में से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप क्लियर से उनकी पॉलिसीज को, उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है या फिर उनका कोई समझाने का तरीका है, जो उनकी नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं, आप अच्छे से ना समझ पाए, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इश्यूज हो जाता है कल्चर एंड लैंग्वेजेस का। देन बात करें सप्लाई चेन रिस्क। मैडम सप्लाई चेन रिस्क क्या होता है? देखो जब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अब वो प्रोजेक्ट अच्छे से बन भी रहा है, खड़ा भी हो रहा है, अब वो प्रोजेक्ट की जो सप्लाई है, वो सप्लाई चेन्स है,
आपको कैसे कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि आप होम कंट्री के हो गए, बाहर की कंट्री के हो गए, तो आपको वो कैसे कोऑपरेट कर रही है। क्या वो आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए, आपकी डिलीवरीज के लिए आपको यहाँ पे हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। और जो सप्लाई चेन्स यहाँ पे अगर वो आपको कोऑपरेट ना करे, आपकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। फिर HR रिस्क की बात करें, देखो मैडम सप्लाई चेन्स की बात कर ली, अब ह्यूमन रिस्क, देखो काम तो ह्यूमन नहीं करना है ना, वहां के जो लोग हैं, जो लेबर है हमें वहीं से मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स हमें मैन पावर वहीं से मिल रहे हैं, तो वहां पे मैन पावर ढूंढना ही एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो मैन पावर हमें मिल रही है, क्या वो एजुकेटेड है, क्या वो नॉलेजेबल है, क्या उसको काम करने का तरीका आता है, क्या उसको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से वो मेरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो नहीं बढ़ाएंगे। और जो HR रिस्क में एक मेन फैक्टर आ जाता है, उनका वहां पे डिमांड कैसा होगा, उनकी सप्लाई कैसी होगी, वहां पे उनकी सैलरी का क्या इशू होगा, वहां पे उनके लेबर लॉस क्या होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपकी यहाँ पे कंसर्न में आ जाती हैं। फिर आपके ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं। अब वहां की गवर्नमेंट आपसे किस टाइप से टैक्स ले रही है। कोई गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई साहब, आप इतना इतना यहाँ पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए, हम आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन कंडीशन ये, जैसे हमारे यहाँ कंट्री में इंपोर्ट के ऊपर बैरियर है, हमारी कंट्री ने इंपोर्ट के ऊपर बैरियर्स लगा रखे हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स लगा रखे हैं जिन बैरियर्स के चलते आप इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ऐसे ही एक हर कंट्री के एक अपने ट्रेड बैरियर्स होते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट पूल को लेके जाते हैं तो आपको उसकी गवर्नमेंट को, मीन्स होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट को अच्छे से समझना होगा। वहां के जो ट्रेड बैरियर्स है, वहां के जो आपके पैर में बेड़ा है आपके प्रोजेक्ट को फुलफिल करने का, प्रॉफिटेबल बनाने का, ये सब चीजें आपको वहां पे देखनी पड़ेगी। देन लैक ऑफ लर्निंग। अब किसी कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहां के जो वेंचर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां के जो वेंचर्स प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, आप फॉरेन मार्केट में आप अपने प्रोजेक्ट को उतार रहे हैं, तो आपको तो पहले यही नहीं पता कि कैसे क्या काम करना है, कहां से क्या सिस्टम बनेगा, कौन से मार्केट में मुझे जाना है, कहां से मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा, हर चीज का वहां पे आपके लिए एक इश्यूज हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको फॉरेन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वेंचर कैपिटल, वेंचर प्रोजेक्ट मैंने इसलिए बोला है, वेंचर ऑपरेटिंग इसलिए बोला है क्योंकि आप न्यू हैं, आप न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो हाई रहता है। क्लियर, ओके। देन बात करते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। मैडम एक्सचेंज रेट रिस्क के बारे में बात हो गई कि जब आप अपनी मनी को, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं होस्ट कंट्री की करेंसी में, तो आपकी मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, या फिर होस्ट कंट्री से कैश इनफ्लो उठ के आ रहा है और आपकी कंट्री में जब वो कन्वर्ट होगा तो वो एक एक्सचेंज का रिस्क हो जाता है। वहां पे जब करेंसीज एक्सचेंज होती हैं तो वहां पे जो रिस्क अराइज होता है, मान लीजिए मुझे अब की बार $1 के बदले में 90 रुपीज देने पड़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो डॉलर की अमाउंट मुझे यहां से मिली है वो मुझे यहां से 90,000 मिला है। अब मैं जब इसको कन्वर्ट कराऊंगी तो मेरी मनी का तो लॉस हो गया ना, मेरी मनी का तो लॉस होगा, क्योंकि मैंने $1,00,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, बट मुझे जब मैंने जो वहां से इनफ्लो आया उस इनफ्लो को अपनी करेंसी में कन्वर्ट किया तो वहां पे मुझे 90,000 मिल रहा है, $90,000 की अमाउंट मिल रही है। तो मेरे लिए तो एक्सचेंज रिस्क ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आपको पता है जब एक्सचेंज करेंसीज को, जब एक दूसरे की कंट्री की करेंसीज को जब एक्सचेंज कराया जाता है तो वहां पे जो टैक्स कटते हैं, वहां पे जो डिस्काउंट्स आपसे लिए जाते हैं वो भी यहाँ पे मायने रखते हैं। पॉलिटिकल रिस्क के बारे में अभी हमने बात की कि वहां की पॉलिसीज कैसी हैं, वहां के रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, वहां की गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट गवर्नेंस कैसी है, वहां पे जो गवर्नमेंट है क्या वो आपके प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये भी एक मैटर वहां पे करता है। देन टैक्स डिफरेंशियल। मैडम टैक्स रेट कैसी है वहां पे, हमारे गवर्नमेंट में, हमारे इंडिया में होम कंट्री में टैक्स का एक स्लैब बनाया हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लैब हमारा स्लैब ऐसा है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, इंपोर्ट को हम कम करें। अब मुझे दूसरी करेंसी के बारे में नहीं पता, मीन्स मुझे दूसरी कंट्री के, होस्ट कंट्री के टैक्स रेट के बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में नहीं पता, तो जब मैं अपनी मनी को लेके वहां पे जाती हूं तो
जो टैक्स उनको कट करना है, जो उन्होंने पहले से ही टैक्स स्लैब बना रखे, तो मुझे तो वही कट ऑफ करके मिलेगा ना, तो टैक्स डिफरेंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेन आपका फंडा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट को हेल्पफुल प्रॉफिटेबल है या नहीं है कैसे पता चलता है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पता चलता है। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, इट मीन्स वो प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर वहां पे रिटर्न ज्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल है। ओके, फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अब जिस कंट्री में आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट को इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, बढ़ावा दे रही है, बोले आइए आप मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करिए, मेरी कंट्री की करेंसी में इन्वेस्ट करिए। अगर वहां की गवर्नमेंट आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी कंपनी के सिस्टम को, अपने प्रोजेक्ट के सिस्टम को इंसेंटिव लेने के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ये भी एक फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है। फिर कैश फ्लो डिटर्मिनेशन। मैडम कैश फ्लो डिटर्मिनेशन कैसा होगा? देखो, हर कोई कंट्री, अब होम कंट्री चाहेगी कि जो इन्वेस्टमेंट पूल मैंने यहाँ पे लगाया है और जब होस्ट कंट्री से मुझे आए तो वो प्रॉफिटेबल कंडीशन में हो, मीन्स मैंने जितना लगाया हो उससे ज्यादा ही मुझे मिले। तो यहाँ पे एक कैश फ्लो का डिटर्मिनेशन लेवल डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना आप लगाते हैं वो तो रिस्क मैटर करता है। अगर वहां पे रिस्क कम होता है तो वहां से इनफ्लो ज्यादा होगा, अगर आपका रिस्क कम होता है तो आपका कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपको रिस्क ज्यादा है तो आपका कैश इनफ्लो कम होगा। तो ये कैश फ्लो डिटर्मिनेशन भी यहाँ पे एक मेन फैक्टर हो जाता है। ओके, ये थे आपके फैक्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। चलिए थोड़ा सा टॉपिक और आगे कर लेते हैं। ओके, अब जो एमसीबी है, मींस मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है, ठीक है, क्या क्या उसमें आता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो, एमसीबी में रिक्वायर्स एनी इनपुट। कौन कौन से इनपुट है? मींस जिनके बिहाफ पे एमसीबी प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। पहले होगा रिक्वायर क्या है? एनी इनपुट दैट हेल्प एस्टिमेट द इनिशियल आउटले। ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी होस्ट कंट्री के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आपको एक इनिशियल आउटले होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं या जो प्रोजेक्ट में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं, क्या वो प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है एंड प्रॉफिटेबल है भी। चलो ठीक है, उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए मेरे पास नीडेड मनी है, जितनी मनी मुझे चाहिए। क्या मेरे पास सोर्सेस ऑफ इनकम है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, जो कैपिटल मैं होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट कर पाऊं। दैट इज कॉल्ड द इनिशियल आउटले। आपको एक रिव्यू तैयार कर लेना है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, देन है आपका पीरियोडिक कैश फ्लो। मैडम, अब देखो, पैसा लगाने के बारे में भी आपने सोच लिया। अब आपको टाइम टर्म, जैसे कई बार जो आपको प्रॉफिट वहां से मिलता है, वहां से कैश फ्लो जनरेट होता है 3 मंथ 6 मंथ, या फिर आपका मंथली, या फिर आपका आफ्टर ईयर 2 ईयर, जैसे भी वहां पे पीरियोडिक कैश फ्लो आ रहा है। जो मान लीजिए आपको साल के एंड में आपको यहाँ पे कैश इनफ्लो मिलना है, कैश वहां से जनरेट होना, प्रॉफिट जनरेट होना, तो आप जो आपको पहले 2-3 मंथ में जो आपको यहाँ पे पीरियोडिक मनी आपको मिली है, प्रॉफिट मिला, आप उससे जान जाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पीरियोडिक कैश फ्लो हमारे लिए मेन फैक्टर है हमारे होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करने का। ओके, देन साल्वेज वैल्यू। अब जिस प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे मनी लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए वो प्रोजेक्ट पुराना हो जाए या फिर एब्सोलीट हो जाए, या उस प्रोजेक्ट के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएं कि मुझे उस प्रोजेक्ट को खत्म करना पड़े, तो जो उस प्रोजेक्ट में मशीनरी, इक्विपमेंट या जो भी लगा हुआ है, उसकी साल्वेज वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। साल्वेज वैल्यू बच्चे क्या होती है? देखो, जो आपको मिलने वाला, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी आपको मिलने वाली है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना। प्लांट एंड मशीनरी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है मैडम? वो हमें साल्वेज वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है? साल्वेज वैल्यू। क्लियर? साल्वेज वैल्यू कौन सी? जब आप उस प्रोजेक्ट को आप सेल आउट करने वाले हैं तो वहां से जो आपको मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड साल्वेज वैल्यू। अब उस प्रोजेक्ट से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी कितनी, आपने भी तो कुछ एक्सपेक्ट करा होगा ना।
ऐसे तो नहीं किसी प्रोजेक्ट में अपनी मनी लगाते जा रहे भाई। मैंने जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो मैं सोच रही हूँ कम से कम मुझे वहां से 10%, 20% या फिर इतना रिक्वायर्ड रेट रिटर्न मैं चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे 20% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, बट वो मुझे 15, 18 देता है, वो प्रोजेक्ट तब भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एमसीबी में मेन इनपुट्स क्या होते हैं? आपके इनिशियल आउटले, पीरियोडिक कैश फ्लो एंड आपकी सालवेज वैल्यू एंड आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द मस्ट टू कैलकुलेट द एमसीबी प्रोजेक्ट। ओके मैडम ठीक है, आपने बता दिया। अब एमसीबी की प्रोसेस को पढ़ते हैं। क्या है एमसीबी की प्रोसेस? जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, पहले तो आपको प्रोजेक्ट जनरेट करना है। मैडम प्रोजेक्ट जनरेट क्या हुआ? देखो प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू लेना है, उस प्रोजेक्ट को शांति से बैठ के अपने सीए से, अपने हेल्पफुल लोगों से डिस्कस करना है कि ये प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाने जा रहा हूं, मैं नीडेड मनी अपने यहाँ पे लगाने जा रहा हूं, मैं रिक्वायर्ड रेट रिटर्न के एक प्रोस्पेक्ट से मैं यहाँ पे अपनी मनी को लगाने जा रहा हूँ। तो वो प्रोजेक्ट जब आप प्रोजेक्ट जनरेट कर लेते हैं, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो, कैसे पता चलेगा? कितना उससे रिवेन्यू मुझे मिलेगा या फिर कितना वो कॉस्ट मुझे यहाँ पे जनरेट करके देगा। कॉस्ट कम होगी तो रिवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी तो रिवेन्यू कम होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट डिसाइड हो जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। अब यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को सिर्फ कॉस्ट एंड रिवेन्यू के प्रोस्पेक्ट से नहीं देखना, ये सारे फैक्टर्स जो हमने लास्ट पढ़े हैं, उन फैक्टर्स के प्रोस्पेक्ट से आपको प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है। वहां की पॉलिटिकल पॉलिसी कैसी है, एक्सचेंज रेट कैसा है, वहां का एचआरएम रिस्क कैसा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे पढ़े। हमारा वहां का कैश फ्लो कैसा है, सब कुछ, वहां की करेंसीज की वैल्यू क्या है, वहां पे मेरे प्रोजेक्ट के लिए जो लोग मुझे मिलने वाले उनका कल्चर कैसा है, वहां पे एजुकेशन कैसी है, नॉलेजेबल पर्सन मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हर प्रोस्पेक्ट से आपको अपने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करने की, हाँ 2 प्रोजेक्ट थे ए बी, अब मुझे प्रोजेक्ट ए जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है क्योंकि इसमें जो रिवेन्यू है वो ज्यादा है, रिवेन्यू क्या है, ज्यादा है, एंड प्रोजेक्ट बी के हिसाब से रिवेन्यू कम था, तो मैं प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट यहाँ पे कर लूंगी। हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। ओके, देन आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। भाई साहब अब आया मेन काम, आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का, आपके प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करने का, ये आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है। अब आप अपनी मनी को अच्छे से, आराम से, शांति से प्रोजेक्ट में लगा दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए और कैश फ्लो के लिए शांति से बैठ जाए कि वहां से जो कैश जनरेट होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको यहां से मिलने वाले। प्रोजेक्ट काम कर रहा है, देन प्रोजेक्ट को काम करते करते आपको उसका रिव्यू भी लेना है। रिव्यू क्या, जो मनी मैंने लगाई है, मेरी मनी को प्रॉपर से यूज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वहां पे जो वर्कर्स है मेरे प्रोजेक्ट को सीरियस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वहां की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है मेरे प्रोजेक्ट के लिए कैसी है, हर लेवल पे आपको वहां पे अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को देखना है। अगर आपका प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिटेबल कंडीशन में दिख रहा है, आपकी अर्निंग अच्छी करा रहा है, तो इट मीन्स जो आपने प्रोसेस में यहाँ पे जो सारा कुछ इवेल्युएट किया, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, देन नो प्रॉब्लम। ओके मैडम ठीक है, अब मुझे बता दीजिए जब आप एमसीबी के डिसीजन लेते हैं, मीन्स जब ये प्रोसेस आपकी चलती है और आप यहाँ पे सिलेक्शन वाले पॉइंट पे आते हैं, क्या क्या करते हैं मैडम? देखो हम एमसीबी डिसीजन लेते हैं, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। कौन कौन से डिसीजन मैडम? एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। कौन से? एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। मैडम एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन कौन से होते हैं? जहां पे आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, जहां पे आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो आपको रिक्वायर्ड है मिलती है, तो इट मीन्स वो प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए में आपको 8% टैक्स काटने के बाद, टैक्स आफ्टर टैक्स, ओके, आफ्टर टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपको ये 12% मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रेट या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। इट मीन्स ओके, और एक प्रोजेक्ट बी है जो आपको
9%, जो आपको 9% मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है आफ्टर टैक्स, तो आपको यहां से अपने आप ही पता चल रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना है और प्रोजेक्ट बी को यहाँ पे मुझे रिजेक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीबी। फिर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। मैडम ये क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन ये होता है, देखो जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि अपनी मनी को मैं एक ही जगह लगा सकता हूं, अपनी मनी को मैं एक ही प्रोजेक्ट में लगा सकता हूं, मैं म्यूचुअली नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे कैंसिल करना पड़े, एक चीज नहीं हो सकती, अपनी मनी को मैं एक प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं, एक चीज छोड़नी मुझे पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। क्लियर? ओके। यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट है आपको प्रॉफिट दे रहा है और एक आपको यहाँ पे लॉस दे रहा है, तो इट मींस जब आप अपनी टोटल मनी को प्रॉफिटेबल कंडीशंस में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर एमसीबी, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे आप लोग के सहयोग की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।